हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डॉपलर प्रभाव, जो कि आपका फिजिक्स में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और आपके एग्जाम्स में अक्सर आता रहता है और इससे आपके जेई में और नीट में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आपका जो डॉपलर प्रभाव होता है वो क्या होता है, तो इसकी परिभाषा की बात करें तो जब ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति में प्रतीत होता है, मतलब जो परिवर्तन प्रतीत होता है उसे इसी घटना को क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव। यानी कि हमने कुछ माना, यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा श्रोता है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, स्रोत है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे रखा है दोनों, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये जो ध्वनि स्रोत है और ये एक श्रोता है, ठीक है ना, इनके बीच क्या होगी, आपेक्षिक गति होगी। आपेक्षिक गति हमारी 11 प्रकारों से हो सकती है। यानी मान लीजिए कि ये दोनों है, यहाँ से ये मान लीजिए कि इसे एक दूसरे को क्रॉस करके जा रहे हैं, ठीक है ना, एक आपेक्षिक गति ये होगी, ठीक है ना। अब ये दोनों जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये भी आपेक्षिक गति होगी। और मान लीजिए श्रोता स्थिर है और ये इधर आ रहा है। अब मान लीजिए कि जो हमारा स्रोत है वो स्थिर है, अब ये इधर जा रहा है। तो इस टाइप से हमारे कुल 4 केस बनते हैं, जब ध्वनि स्रोत गतिमान हो और श्रोता स्थिर हो, और जब श्रोता गतिमान हो और ध्वनि स्रोत स्थिर हो। अब इनके भी अलग अलग केस बनते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं स्टार्टिंग से। यदि बात करें जब ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति, जब ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को स्रोत की ध्वनि में, स्रोत की आवृत्ति में पे चेंज लगता है, चेंज प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव। इसे क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब बात की करिए, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका ये श्रोता है, ये हमारा स्रोत है और ये हमारा श्रोता है। अब मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे के नजदीक गए कि तो आवृत्ति बढ़ी हुई प्रतीत होगी, यानी कि आपको प्रकाश जो आपकी मतलब तरंग है वो ज्यादा सुनाई देगी, यानी कि आपको जो ध्वनि तरंगे हैं वो ज्यादा महसूस होंगी या सुनाई देंगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे दूरी तो बढ़ेगी, पर जो आपकी तरंगों की संख्या होगी या आवृत्ति होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो ये 2 केस इसमें होता है, ठीक है ना। अब बात करें डिटेल में इसकी, तो ये इसमें मतलब 4 सिचुएशन बनती है हमारी, ठीक है ना। 4 कंडीशन बनती है, कितनी कंडीशन बनती है, 4 कंडीशंस बनती है हमारी इसमें, 4 कंडीशंस बनती है हमारी इसमें। चार कंडीशन की बात करें, चारों कंडीशन जो हमारी होती है, इसमें हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है, जब ध्वनि स्रोत गतिमान हो, ठीक है ना। बात करें फर्स्ट कंडीशन की, अब फर्स्ट में भी 2 प्रकार की होती है, तो दोनों की बात करेंगे अलग अलग, ठीक है ना। फर्स्ट आता है, फर्स्ट का जो फर्स्ट केस है हमारा, उसमें आता है जब ध्वनि स्रोत गतिमान हो, गतिमान हुआ, श्रोता स्थिर हो, ठीक है ना। अब मैं मानता हूं कि हमारा यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। ये हमारी तरंगे एक तरंग यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हुई, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म एक तरंग, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म 2 तरंग, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म ये तरंग। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे हमारी कितनी तरंगे हैं, n तरंगे हैं, कितनी है, n तरंगे, ठीक है ना। अब ये जो तरंगे हैं एक सेकंड में जो मतलब जितनी तरंगे हैं उनको हम मान लेते हैं n तरंगे हैं,
जो श्रोता, ये है हमारा श्रोता और ये ऑब्जर्वर, यानी कि ये है हमारा श्रोता और ये है स्रोत हमारा, ठीक है ना। अब माना कि मतलब जो एक जो है इसकी एक जो तरंग की हमारी लंबाई है वो क्या है, लैम्डा है, ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। अब ये हमारा जो इसका पूरी दूरी है, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकंड में, यानी कि आपको बताऊँ मैं इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है, क्योंकि यहाँ पे v वेग से जा रहा है और समय हमारा कितना है, 1 है, तो यानी v बराबर d, यानी कि जो हमारा वेग होगा वही क्या होगी, दूरी होगी, यानी कि हमने यहाँ पे लिया v वेग है इसका, तो यहाँ पे जो दूरी होगी हमारी वो की भी क्या होगी, v होगी, यानी कि हमारी दूरी भी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। अब बात कर रहे हैं इसमें कि ध्वनि स्रोत स्थिर मतलब गतिमान हो और श्रोता स्थिर हो, यानी कि ऑब्जर्वर, हमारा जो सेकंड डायग्राम बनेगा इस पे कैसे बनेगा, मान लीजिए कि ये अरे हमारी तरंग जो होगी और पास पास आ जाएंगी, ऐसे कुछ हमारी तरंग बन जाएगी, 1 2 3 4 4 बन गई वहाँ पे तरंग, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एच डैश है, यानी कि ये जो हमारा एच डैश है यहाँ से जो हमारा एस है वी एस वेग से जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, हमारा ऑब्जर्वर की तरफ, क्योंकि ये क्या हमारा स्थिर है, यानी कि क्या है, श्रोता स्थिर है और यहाँ पे जो हमारा स्रोत है वो क्या है, गतिमान है। अब यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे 1 सेकंड में जो तरंगे होंगी कितनी होगी, n तरंगे होंगी, तरंगों में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे जो उसकी चाल है वही इसकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, यानी कि वी एस उसकी दूरी हो जाएगी। अब बात करें इसकी निकाली, जब पूरे की हमारी v होती है और इसकी वी एस है तो इसकी क्या बनेगी, v माइनस वी एस बनेगी, ठीक है ना। तो इसकी जो तरंगों की मतलब जो हमारी दूरी निकलेगी उसे क्या बोलेंगे, v माइनस वी एस, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, ठीक है ना, यदि बात करें अब इसमें हम लैम्डा निकालते हैं तो लैम्डा हमारा क्या निकलेगा, v बाई ए निकलेगा, ठीक है ना। हमारा जो उसमें फर्स्ट केस में फर्स्ट और ये हमारा सेकंड, इन फर्स्ट लैम्डा बराबर क्या होगा, v अपॉन एन, क्या होगा, v अपॉन एन, यानी कि हमारी दूरी, ये हमारी आवृत्ति, ठीक है। फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, लैम्डा बराबर v बाई एन। आपको पता होगा कि v बराबर एन लैम्डा होता है, तो आप लैम्डा बराबर v बाई एन लिख सकते हैं ना, चूंकि v बराबर एन लैम्डा होता है, ठीक है। फर्स्ट केस में आ गया है। अब बात करें सेकंड केस, तो सेकंड में क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा डैश होगा। तो यहाँ पे v क्या है हमारा, v माइनस वी एस अपॉन, आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे सिर्फ दूरी में बदलाव हो रहा है, ठीक है ना। और जो हमारी 1 सेकंड में जो तरंगों की संख्या होगी वो इक्वली रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों को कैलकुलेट करने की। अब हम बात करें तो हमारा जो एन डैश निकलेगा, एन डैश यानी कि जो आवृत्ति होगी, मतलब कि क्या है, चित्र मतलब जिससे हमारा जो श्रोता है ना, श्रोता की जो ध्वनि की आवृत्ति है बदली हुई महसूस होगी, तो मतलब जो आभासी मतलब यानी कि मान लीजिए कि ये यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे इसको आवृत्ति यानी कि जो ध्वनि है वो मतलब अलग सी महसूस होगी ना। यहाँ पे मतलब लगता है कि जैसे कि आप किसी स्रोत के पास जा रहे हैं, यानी कि कहीं पे भी डीजे बज रहा है, आप उसके पास जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि ध्वनि ज़्यादा सुनाई दे रही है, ठीक है ना। आपको जो साउंड का आवाज़ ज़्यादा आने लग गया है तो आपको ऐसा महसूस होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा आभासी आवृत्ति क्या बनेगा, हमारा एन डैश बन जाएगा। तो एन डैश बराबर क्या निकलेगा हमारा, v बाई लैम्डा डैश। आपको पता है कि यहाँ पे हमने पहले क्या निकाला, लैम्डा डैश निकाल लिया। अब यहाँ पे लैम्डा डैश की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, एन डैश इज इक्वल टू क्या होगा, v बाई लैम्डा डैश की वैल्यू v माइनस वी एस और n ऊपर जाएगा, ठीक है। बात करें तो एन डैश और n बाहर लेंगे तो क्या अंदर क्या बनेगा, v माइनस v अपॉन v माइनस वी एस, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको पता चल रहा है नीचे जब माइनस हो रहा है तो यहाँ पे जो ऊपर की जब संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, कभी आएगा, क्यों, ज़्यादा आएगा ना, ठीक है। तो इससे हमारे पता चल रहा है कि जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो क्या होगी, ज़्यादा होगी किसकी, एन डैश की। और जब इससे गुणा होगा नीचे जब मतलब कोई भी मान लीजिए यहाँ पे 10 है 5 है, 10 में से 5 को घटाया कितना आया, 5 आया, ठीक है ना। 5 में 10 का भाग मतलब 10 में 5 का भाग दिया तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 को एन से इंटू करोगे तो एन डैश की वैल्यू ज़्यादा आएगी ना,
अगर हम n निकालेंगे इसकी तुलना में तो n डैश बाई 2 आएगी, यानी कि उसकी आधी बचेगी, ठीक है ना। अब बात करें तो यहाँ पे हमारा n डैश ज़्यादा होगा, यानी कि जो हमारी आभासी आवृत्ति होगी ना वो ज़्यादा होगी वास्तविक आवृत्ति से, यानी कि आभासी n हमारी क्या है, वास्तविक आवृत्ति, आभासी आवृत्ति हमारी n डैश है और हमारी ये क्या है, वास्तविक आवृत्ति, ठीक है। हम बात करते हैं अगले केस के बारे में। इसी क्रम में अगला केस हमारा क्या होगा, हमारा अगला केस होगा जब स्रोत स्थित हो व श्रोता गतिमान हो, श्रोता गतिमान हो, जब स्रोत स्थित हो और श्रोता गतिमान हो, ठीक है ना। यदि हम बात करें तो फिर से हमारा डायग्राम वही बनेगा, ठीक है, कि हमारी तरंगे जा रही है, इससे करके हमारी तरंगे बन गई है, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर और पांच चक्कर हो गए हमारे। ये हमारी n तरंगे पिछली बार की तरह, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इसका फिर से इसको v बनेगा, क्योंकि वेग बराबर क्या होगा, दूरी होगा, क्योंकि एक सेकंड में ये तरंगे तय की जा रही है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारी पूरी वो है अब क्या हो रही है, तरंगे ज्यादा दूरी तय कर रही है, एक तरंग, दो तरंग, तीन तरंग, चार तरंग और एक पांच तरंग, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ पर तक, यहाँ तक, यहाँ पे हमारा क्या है, स्रोत है, और यहाँ पे हमारी तरंगे तय की गई है पूरी, और इसे हम क्या मानेंगे, लेमडा डैश मानेंगे, एक को क्या मानेंगे, लेमडा डैश मानेंगे। यहाँ पे लेमडा चेंज हो गया, यहाँ पे लेमडा कम था, यहाँ पे ज्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक की हमारी जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, v। अब यहाँ पे जो हमारा वेग v से जो स्रोता दूर जा रहा है, मतलब दूर गतिमान हो रहा है, इधर की ओर जो गतिमान हो रहा है, v s से गतिमान हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी दूरी क्या बन जाएगी, vs बन जाएगी, ठीक है। अब अगर पूरे की बात करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा पूरा क्या बनेगा, v प्लस vs बनेगा, क्योंकि यहाँ पे श्रोता हमसे दूर, मतलब श्रोता ध्वनि स्रोत से दूर जा रहा है, जिससे क्या हो रही है, दूरी में वृद्धि हो रही है, तरंगों में कमी हो रही है। इसीलिए आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे v में प्लस हुआ क्या, vs, क्योंकि vs क्यों प्लस हुआ, क्योंकि उसका वेग क्या है, vs है। अगर हम बात करें, अब यहाँ पे लेमडा निकालेंगे, लेमडा कितना है हमारा, पिछली बार की तरह। अब यहाँ पे लेमडा क्यों निकाल रहे हैं, आपको पता है क्या, यहाँ पे लेमडा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने पिछली बार भी निकाला। अगर यहाँ पे फिर लेमडा डैश की वैल्यू निकाल के फिर से एल डैश की वैल्यू में पुट कर देंगे, ठीक है। आपको क्यू का जवाब पता होना चाहिए, ठीक है। लेमडा बराबर क्या होता है, वी बाई एन, ठीक है, समीकरण एक होगी, और लेमडा डैश बराबर क्या बनेगा, वी प्लस वी एस अपॉन एन, ठीक है, ये सेकंड। अब क्या हो रहा है कि ध्वनि की जो आवृत्ति हो रही है बदली हुई प्रतीत हो रही है, तो फिर से मानेंगे आभासी आवृत्ति, माना आभासी आवृत्ति, माना आभासी आवृत्ति क्या होगी, एन डैश, एन डैश बराबर वी बाई लेमडा डैश, लेमडा डैश की वैल्यू पुट करी क्या आएगा, वी बाई वी प्लस वी एस अपॉन एन, देखिए ऊपर चल जाएगा एन, फिर एन को बाहर ले आएंगे तो क्या बनेगा, अपॉन वी प्लस वी एस। अब बात करें, मान लीजिए v हमारा 10 है और वी एस हमारा क्या है, 5 है, ठीक है ना। तो v 10 है, 10 5 15, और जब 10 में 15 का भाग लगाएंगे तो 0.2 में आएगा। अब 0.2 में आएगा तो जो हमारा जो n का मान है वो भी क्या होगा, 0.2 में आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो n का मान होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि वास्तविक आवृत्ति क्या होगी, हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि आभासी आवृत्ति से क्या होगी, ज्यादा होगी।
यानी कि मान लीजिए कि कोई डीजे बज रहा था अपनी नॉर्मल साउंड में कि मैं उतना बज रहा था, अब हम उससे दूर जाने लग गए तो हमारे हमारे को मतलब जो आभासी आवृत्ति यानी कि जो आभास होगा साउंड, वो किससे कम होगा, वास्तविक मतलब वास्तविकता में उस समय उस जगह पे जो साउंड मतलब बज रहा है उसकी जो आवृत्ति होगी, और हम जब दूर जा रहे हैं उससे तो उसकी जो आवृत्ति होगी उसमें ये संबंध होगा, यानी कि जो आभासी आवृत्ति होगी वो कब होगी, किससे, वास्तविक आवृत्ति से। ठीक है ना। अगर हम बात करें अगली, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर सेकंड केस की बात करें तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा, जब श्रोता गतिमान हो व स्रोत स्थिर हो। जब श्रोता गतिमान हो व स्रोत स्थिर हो, स्रोत स्थिर हो। ठीक है। जब श्रोता गतिमान हो और स्रोत क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, ये केस हमारा नजदीक का है। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से स्टार्ट हुए, ये हमारा यहाँ तक कुछ है, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, चार तरफ, ऐसे स्टार्ट हो 5 तरफ। ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है, ये हमारा मान लीजिए कि है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी है, सॉरी के लिए ये जो तरफ बनने वाली उसकी दूरी है। ये हमारी क्या है, v, और ये हमारा क्या है, ये भी क्या है, v है। ठीक है। ये n तरंग है x सेकंड में, ये भी n तरंग है x सेकंड में। ठीक है। ये हमारा क्या है, स्रोत यानी कि ध्वनि स्रोत है s। ठीक है। बात करें कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो किधर गति करेगा, एक तो इधर है, ये हमारी ऑब्जर्वर, एक तो ये इतनी सारी ये तरंग है। ठीक है ना। और ये तरंग ऑब्जर्वर हमारा बीच में, अब वो किधर जा रहा है उसकी बात करते हैं। तो क्या बोल रखा है, श्रोता गतिमान होगा। अब स्रोत आपका इतना बड़ा है, मान लीजिए कि स्रोत है यानी कि बीच में हमारा स्रोत है, अब ऑब्जर्वर भी यही खड़ा है, अब वो इधर जाता है कि इधर जाता है, यानी कि किधर जाता है उसकी बात कर रहे हैं। स्रोत हमारा ये है और जो हमारी तरंगी इतनी सारी सुन चुका है वो है, और ये यहाँ पे इधर है। अब ये इधर जाता है कि ये इधर जाता है इसकी बात करते हैं। ठीक है। हमारा इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, मान लीजिए हमारी ये तरंग है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, अब वो क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, वो मान लीजिए इतना चला हुआ है यहाँ पे, इतने वेग, कितने वेग, कौन से कितने वेग से चला, वी ओ वेग से, वी ऑब्जर्वर वेग से चला, तो उसकी दूरी भी कितनी हो जाएगी, वी ऑब्जर्वर हो जाएगी। अब मान लीजिए कि उसने मतलब जो डेल्टा एन आवृत्ति थी वो क्या की थी, सुनी, क्या करी, सुनी, यानी कि एन आवृत्ति वो सुन के आ चुका है, और डेल्टा एन आवृत्ति और सुना है, यानी कि उसमें क्या होगा, ऐड होगा ना, क्यों, इसमें ऐड होगा ना। ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पे पहुंच गया ऑब्जर्वर, यहाँ पे पहुंच गया भैया, यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो हमारी निकलेगी आवृत्ति, आभासी आवृत्ति या मतलब और वास्तविक आवृत्ति होगी क्या होगी। ठीक है। तो बात करते हैं आगे। ठीक है। इसकी आवृत्ति की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो लेम्डा बराबर बनेगा फर्स्ट केस में, लेम्डा बराबर वी बाई एन फर्स्ट, और लेम्डा एन बराबर वी अपॉन लेम्डा। अब आप सोच रहे होगे, अब यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे जो हमारी डेल्टा एन क्यों निकाला है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि बाद में अब एन डैश निकालने वाले हैं, तो एन डैश निकालने के लिए जो हमारा एन प्लस डेल्टा एन, यानी कि आपको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ, तरंगों की संख्या चेंज हुई, तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा एन निकालेंगे, ज़्यादातर एन ही निकालेंगे, ऐसे चांस बनते हैं। ठीक है। तो वी बराबर लेमडा बराबर क्या होगा, वी अपॉन एन, तो लेमडा जो हमारा डेल्टा एन बराबर होगा वी अपॉन लेमडा हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि एक सेकंड में जो श्रोता द्वारा सुनी गई तरंगों की कुल संख्या होगी, यानी कि आभासी आवृत्ति होगी, माना आभासी आवृत्ति, आभासी आवृत्ति
क्या होगी हमारी एन डैश। एन डैश यानी कि एन तो सुन चुका था, फिर बाद में कितनी सुनी थी, डेल्टा एन सुनी थी हमारी, कितनी सुनी थी, डेल्टा एन सुनी थी। ठीक है, तब हम डेल्टा एन का जब मान रख देंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस डेल्टा एन कितना था हमारा, वी अपॉन लेमडा था। अब आगे बात करते हैं, तो वी अपॉन लेमडा हो गया, उसके बाद क्या होगा हमारा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एन डैश, अगर हम बात करें फिर लेमडा की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, लेमडा की वैल्यू अपनी क्या निकाली थी, वी अपॉन एन, यानी वी नीचे एन ऊपर। ठीक है, ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एन बाहर ले लिया हमने तो क्या होगा, वन प्लस वी अपॉन वी बन गया। हमने क्या किया, एलसीएम लिया, वी प्लस वी अपॉन वी, तो क्या पता चला हमारे को, ऊपर प्लस आ रहा है, अब नीचे वी है और ऊपर क्या है, वी प्लस वी हो, यानी कि बात मतलब जो हमारे यहाँ पे मान आएगा उसमें चेंज आएगा, मतलब ऊपर ज़्यादा आएगा क्योंकि हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है। और आपको पता है कि जब वी मान लीजिए 10 होगा, अगर ये 5 भी हुआ तो इसका मान क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब 1 से ज़्यादा मान को जब हम एन से इंटू करेंगे तो एन डैश हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि आभासी आवृत्ति क्या होगी, बड़ी होगी, और वास्तविक आवृत्ति क्या होगी, छोटी होगी। आभासी आवृत्ति, और ये वाकई में भी होगा, मतलब आप जैसे कि इसको आप ट्राई करना चाहें तो कर भी सकते हैं इसे। यदि मान लीजिए ये देखिए, यह हमारा स्रोत था यहाँ पे और यहाँ पे ये इधर जा रहा था, तो आपको आवृत्ति में ज़्यादा मतलब जो तरंगों की संख्या वो ज़्यादा सुनाई देगी ना, क्योंकि आप जैसे जैसे साउंड के पास जाओगे आपको ध्वनि ज़्यादा सुनाई देगी। तो यहाँ पे हमने इसको सिद्ध भी कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी में सेकंड केस जो होता है हमारा वो क्या होता है, जब श्रोता स्थिर हो व स्रोत गतिमान हो, स्रोत से दूरी गतिमान हो, इसका मतलब समझते हैं। फिर से पिछली बार की तरह चित्र बनाएंगे पूरा, ठीक है ना। ऐसे चित्र बनाया हमने, और ये हमारा ये श्रोता, ये एन तरंग, और ये भी हमारी क्या एन तरंग है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है। ठीक है ना, उसके बाद ये हमारी एक की लेमडा। ठीक है, मुझे लग रहा है तरंग थोड़ी गलत हो गई है, सॉरी सॉरी। ठीक है, अब आगे बात करें तो क्या बोल रहा है कि हमारा श्रोता क्या हो, स्थिर हो, और स्रोत क्या हो, गतिमान हो। तो अब क्या करेंगे देखते हैं, तरंगे बनाना वापिस से, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में भी। इस टाइप से जेई और नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पर वो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सबसे पहले, तो ये आप सवाल ही कर सकते हो। 5 1 2 3 5। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा ऑब्जर्वर था, सॉरी ऑब्जर्वर ये हमारा था। उसके बाद अभी हमारी वी तो चली रही थी, आपको पता ही वी तो होती है इसकी, और ये भी क्या होती है हमारी वी, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होती है, वी होती है हमारी। अब बात करें, वो जो ऑब्जर्वर था वो क्या हुआ, इधर मतलब जो साउंड था उससे डेल्टा एन इधर गया, इधर गया, मतलब डेल्टा एन चला, स्रोत हमारा ऑब्जर्वर यही है, पर हमारा जो ध्वनि स्रोत है वो क्या हुआ, दूर हो गया, जिससे क्या हुआ, इसमें क्या डेल्टा एन कभी आई। ठीक है, डेल्टा एन क्या आई, कभी आई, क्योंकि ये इससे दूर गया, तो डेल्टा एन क्या हुई, कभी आई, किसमें, तरंगों में। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू होगा हमारा ये इसका। अगर अब इसके भी डेरिवेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले डेल्टा बराबर वी बाई एन फर्स्ट हो गया, लेमडा एन बराबर क्या होगा, वी अपॉन लेमडा। अगला क्या कदम होगा हमारा, एन डैश बराबर कभी हो रही है, तरंगों की कभी हो रही है, डेल्टा एन माइनस का होगा। आगे बात करें तो एन डैश बराबर एन माइनस वी अपॉन लेमडा, एन का मान रख दिया, लेमडा का मान रखने पर एन कॉमन लिया, 1 माइनस वी अपॉन वी, एन डैश बराबर वी माइनस वी अपॉन वी,
पता है माइनस आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, छोटी वैल्यू होगी क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। तो ठीक है, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे सीधा सीधा कि एन हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि वास्तविक आवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। पता चल गया, वास्तविक आवृत्ति यानी कि आप कहीं पे साउंड के सामने खड़े थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, धीरे धीरे आप साउंड से दूर जाने लग गए, ठीक है। तो जो साउंड की आभासी आवृत्ति है वो तो क्या हो जाएगी, कब हो जाएगी, किसके मुकाबले, अवास्तविक आवृत्ति से के मुकाबले, ठीक है। तो ये हमारा इसका कोऑर्डिनेशन हो गया। आगे बात करें, जब स्रोत व श्रोता दोनों क्या हो, गतिमान हो, स्रोत व श्रोता दोनों गतिमान हो, ठीक है। अगला कैसे हमारा बनता है, अगले का फर्स्ट ए, ठीक है, दोनों ही गतिमान हो, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे हैं जब स्रोत, सॉरी थोड़ा सा चेंज आएगा, सही है सही है, ठीक है। फर्स्ट है कि स्रोत व श्रोता दोनों गतिमान हो, ठीक है, इतना तो हमारे को पता है, पर किस टाइप से गतिमान हो, जब श्रोता व स्रोत परस्पर विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर गति करे, ठीक है। मान लीजिए हमारा श्रोता एस, स्रोत है, स्रोत ये वी एस से इधर गति कर रहा है एन आवृत्ति के साथ में, और जो ध्वनि का वेग है वो भी क्या है, इधर ही है, ध्वनि का वेग, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जर्वर है इधर गति कर रहा है वीओ से। अब क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमारे को, इन दोनों में से एक को क्या मानना पड़ेगा, स्थिर मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि हमारा जो श्रोता है वो क्या है, स्थिर है, स्थिर माना, स्थिर मान लिया स्थिर है, तो यहाँ पे स्थिर है, ये धीरे धीरे इधर आ रहा है, दूरी में क्या हो रही है कभी, तो एन डैश क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, एन इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस। क्यों बनेगा, क्योंकि हमने पहले बहुत सारे फॉर्मूलों में निकाल चुके हैं, ठीक है ना। आपने देखा यहाँ पे भी फिर हमें उतना बड़ा वो डेरिवेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा आपके लिए, ठीक है ना। आप समझ जाना इसको, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। फिर अगर बात करें, क्योंकि जो हमारा श्रोता है वो वियो वेग से स्रोत की ओर गतिमान है, अतः एन डैश से बड़ी हुई जो आवृत्ति होगी एन डबल डैश होगी, ठीक है ना, सुनाई देगी। एन डैश क्या हमारी श्रोता की आवृत्ति एन से बड़ी हुई प्रतीत होगी, यानी कि अब बात करें एन डबल डैश की, एन डबल डैश यानी कौन सी होगी, देखते हैं। एन डैश वी प्लस वी ओ अपॉन वी, यानी कि आपको पता चल रहा है कि ये हमारा वी ओ है, अगर यह इधर बढ़ने लग गया, इसकी वी थी, ये हमारी ध्वनि का वेग क्या होता, वी था। अब ये जितना भी चेंज जाएगा यानी कि वी ओ तरंग में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि इतनी तरंग पहले सुन चुका है, मतलब जो पीछे जा चुकी है, मतलब जैसे 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 आगे बढ़ेगा इससे जो तरंग पीछे सुन चुका है, और वी ओ में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि। तो यहाँ पे इसीलिए वी प्लस वी ओ अपॉन वी लिखा, ठीक है। अब बात करें एन डबल डैश में, एन डैश का मान रखेंगे तो वी अपॉन वी माइनस वी एस अपॉन वी प्लस वी ओ अपॉन वी, यानी कि v से v गया, और एन डबल डैश बराबर एन v प्लस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस। तो ये हमारा क्या आ गया, जब स्रोत एक दूसरे के विपरीत परस्पर गति करे तब हमारा ये फॉर्मूला आएगा। इसे शॉर्ट नेम अक्षरों से लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बात करेंगे लेकिन इसकी, तो बी, केस नंबर बी हमारा आता है कि जब स्रोत व श्रोता एक दूसरे की विपरीत दिशा से एक दूसरे से दूरी गतिमान हो, यानी कि ये हमारा श्रोता है, सॉरी स्रोत है, ये इधर गतिमान है वी एस वेग से, आवृत्ति के साथ ध्वनि का वेग किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और ये हमारे ऑब्जर्वर है, इधर जा रहा है, किससे, वीओ वेग से, किससे, वीओ वेग से, ठीक है। अब बात करें एन डैश क्या बनेगा, एन डैश बराबर एन वी अपॉन वी
प्लस वी एस। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है v प्लस माइनस वी ओ और अपॉन v प्लस माइनस वी एस होता है, ठीक है ना। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। बाद में निकलेगा आपका, बाद में जब y होगी, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे एन डबल डैश निकालेंगे, तो एन डैश बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी माइनस वी अपॉन वी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे वी ओ हमारा दूर जा रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि माला की श्रोता स्थिर है, तो जो स्रोत है उससे दूर वी एस वेग से गति करेगा, यानी कि जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है, क्या हो रही है, दूरी बढ़ रही है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो जो हमारा श्रोता है वीओ वेग से स्रोत से दूरी गतिमान है, जिससे क्या होगा, एन डैश से भी घटी हुई आवृत्ति एन डबल डैश प्राप्त होगी। यानी कि पहले तो एन डैश सुनाई दे रही थी हमारे को, उसके बाद जैसे जैसे और दूर जाएगा तो एन डबल डैश हो जाएगी, यानी कि और कम सुनाई देने लगेगी। तो यहाँ पे आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम होगी, ठीक है। इसलिए वी माइनस वी हो गया यहाँ पे, ठीक है, और अपॉन वी हो गया, ठीक है। बात करें आगे, बात करेंगे तो एन डबल डैश बराबर एन डैश की वैल्यू रखी एन वी अपॉन वी प्लस वी एस इंटू वी माइनस वी ओ अपॉन वी से वी खल्लास, एन डबल डैश बराबर एन वी माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस वी एस, ठीक है। ऊपर की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में, यानी कि एन डबल डैश छोटा होगा किससे, एन से, यानी कि आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी, कम होगी, किसे बोलते हैं इसको, वास्तविक आवृत्ति, सॉरी वास्तविक आवृत्ति, ठीक है। अब हम अगला केस डिस्कस करेंगे। तो अगला केस क्या होगा हमारा, ये हमारा फॉर्मूला, इसको भी स्वर्णिम अक्षरों से लिख लीजिएगा आप। डॉपलर प्रभाव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो स्रोत व श्रोता एक ही दिशा में गतिमान हो और श्रोता जो हो ध्वनि की दिशा में गति करे। इसका मतलब क्या, देखे थर्ड केस हमारी, सी केस है हमारा। स्रोत, ध्वनि स्रोत, ध्वनि का वेग v, ध्वनि वाला वेग है, श्रोता हो गया हमारा, उससे गति कर रहा है वीओ वेग से, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जब स्रोत व श्रोता एक ही दिशा में गतिमान हो और जो श्रोता है वो क्या हो, ध्वनि की दिशा में, यानी कि जो श्रोता है वो क्या हो, ध्वनि की दिशा में, यानी कि इस तरफ गति करे, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, पहली बात तो इसमें जो एन डैश निकलेगा, यानी कि मान लेते हैं श्रोता स्थिर है, ठीक है। अब जो हमारा स्रोत है वी एस वेग से श्रोता की ओर गतिमान होगा। अब इससे क्या होगा, एन जो आवृत्ति है ना, एन से एन डैश प्रतीत होगी, यानी कि जैसे जैसे हमारा जो साउंड है इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। पहले हमारा क्या थी, आवृत्ति एन थी, अब एन सी होगी एन डैश, यानी कि चेंज आएगी। यानी कि इसमें क्या तात्पर्य है, एन वी अपॉन वी एन, वी माइनस वी एस। वी माइनस वी एस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दूरी भी क्या हो रही है, कभी पहले वी थी, मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गई तो वी माइनस वी एस आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना, इसलिए वी माइनस वी एस लिखेंगे इसको, ठीक है। अगर आगे बात करें तो जो स्रोत का वीओ वेग होगा वो क्या होगा, घटता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि ये इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एन डबल डैश निकाले, तो एन डबल डैश बराबर एन डैश इंटू वी माइनस वी ओ अपॉन वी, ठीक है। एन डबल डैश बराबर एन डैश इंटू वी माइनस वी ओ अपॉन वी। वी माइनस वी ओ क्यों लिखा हमने, क्योंकि तरंगे क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे जैसे जैसे ये पास में आएगा वैसे वैसे क्या होगी, इससे मतलब दूर जाएगा, ये ध्वनि के वेग से जा रहा है, दूर जाएगा, वैसे वैसे क्या होगी, तरंगे कम होंगी, ठीक है। वी माइनस वी हो गया। एन डैश की वैल्यू रखेंगे, आ गया। डी वाले केस की बात करें, जब स्रोत व श्रोता एक ही दिशा में गतिमान हो, यानी कि स्रोत और श्रोता एक ही दिशा में गतिमान हो और जो श्रोता है ध्वनि की विपरीत दिशा में गति करे। कहने का तात्पर्य क्या है, इस पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारा मतलब ये है, स्रोत है, ये इधर गतिमान कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे इसकी आवृत्ति क्या है, एन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारी ध्वनि का जो वेग है वो क्या है,
ध्वनि का वेग है v, और ये श्रोता भी हमारा इधर गति कर रहा है vo वेग से, ठीक है, और ये हमारा vs वेग से कर रहा है। मान लेते हैं कि श्रोता स्थिर है और ये हमारी मतलब ध्वनि के वेग के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा जो श्रोता है वो क्या है, स्थिर है, क्या है, स्थिर है, और स्रोत इससे दूर vs वेग से जा रहा है, तो इसे आवृत्ति n से घटी हुई प्रतीत होगी। यानी कि तात्पर्य क्या है हमारा n डैश, हमने क्या माना सबसे पहले कि श्रोता क्या है, स्थिर, यहीं पे है v प्लस vs। क्यों लिखा हमने, दूरी बढ़ रही है, ये जा रहा है दूर, ये हमारा क्या है, दूर जा रहा है इससे। अब मैंने आपको पहले समझाया था वो एग्जांपल से, कहाँ गया आपका, मान लीजिए कि हमारा श्रोता ये रहा, स्रोत यहाँ पे था, धीरे धीरे करके जा रहा है, दूर 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 गया, दूर गया, दूर गया, गायब हो गया, ठीक है। दूरी बढ़ी, v थी पहले, मान लीजिए vs और बढ़ गई तो v प्लस vs लिख दिया, इसलिए हमने लिखा, ठीक है। आगे बात करें तो v डबल डैश एन डबल डैश हमेशा की तरह एन डबल डैश बराबर एन डैश इंटू वी प्लस वी यू। अब क्योंकि इसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ, क्योंकि जो श्रोता है वीओ वेग से स्रोत की ओर गति कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, अब इसकी तरफ गति कर रहा है, तो गतिमान है, अतः आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति एन डैश से बढ़ी हुई एन डैश सुनाई देगी। यानी कि जब ये वाला इधर की तरफ गति करेगा तो तरंगे बढ़ेंगी, साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, साउंड की तरफ ज़्यादा जाने से साउंड ज़्यादा सुनाई देगा। एम आई करेक्ट, ठीक है। एन डैश में एन डबल डैश में एन डैश की वैल्यू रखने पे, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे v अपॉन वी प्लस वी एस और v प्लस वी ओ अपॉन वी से वी खल्लास, एन डैश बराबर एन वी प्लस वी ओ अपॉन वी प्लस वी एस आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे श्रोता और स्रोत दोनों गतिमान हो उसके बारे में चर्चा कर ली। अब हमारा अगला जो मतलब अगला जो हमारा होगा लास्ट, जब माध्यम यानी कि वायु क्या हो, गतिमान हो, वायु क्या हो, गतिमान हो। गतिमान हो तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अब दोनों गतिमान होगा यदि माध्यम वायु वीएम वेग से गतिमान हो, तो वायु का वेग, वायु में जो ध्वनि का वेग जो होगा ना वो परिवर्तित हो जाएगा। यदि वायु की गति की दिशा में प्रवाहित हो तो ध्वनि का वेग क्या होगा, v प्लस, अब इसका कुल मिला के मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपका, एन डबल डैश बराबर एन v प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी ओ अपॉन v प्लस माइनस वी एम प्लस माइनस वी एस। एम क्या हमारा वायु का वेग है, ठीक है। बात करें तो इसकी सीमाएं क्या थी, डॉपलर को होगी, ठीक है। तो वो सीमाएं क्या थी तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है। बात करते हैं, डॉपलर प्रभाव केवल तभी प्रभावी होता है जब स्रोत और श्रोता दोनों का वेग वायु के वेग से कम हो या यह हो। यदि स्रोत और श्रोता का वेग वायु में ध्वनि के वेग से अधिक हो तो शंकु के आकार का तरंगार्ग उत्पन्न होता है जिसे प्रघाती तरंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि स्रोत या श्रोता का वेग ध्वनि के वेग से अधिक हो, ध्वनि के वेग से अधिक हो, से अधिक हो तो शंकु के आकार का तरंगार्ग बनता है, के आकार का तरंगार्ग बनता है, के आकार का तरंगार्ग ग्रांग उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रघाती तरंग बोलते हैं, प्रघाती तरंग। जिससे आपके पर्दे फट जाते हैं, जैसे जेट प्लान के पास अगर आप चले गए तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें, जब श्रोता गति करते हुए स्थिर स्रोत को पार कर दे और श्रोता को प्राप्त आवृत्ति में परिवर्तन बताए। यानी कि क्या है, अगला केस हमारा क्या होने वाला है, अगला केस हमारा बनेगा
ये हमारा श्रोता, सॉरी ऑब्जर्वर, ये भी हमारा क्या है ऑब्जर्वर है, ये हमारा क्या श्रोता है एन आवृत्ति से। अब इधर से चला वीओ से एन डैश, इसकी आवृत्ति पहले इतनी थी, यहाँ पे जाके एन हुई, एन के आवाज़ क्या होगी हमारे एन डैश डबल डैश होगी इसमें। अब क्या होगा, हमारा जो श्रोता है वीओ वेग से क्या है गतिमान है, अब स्रोत की ओर आ रहा है, तो श्रोता को सुनाई देने वाली जो आभासी तरंग होगी वो क्या होगी, वृद्धि होगी, तो एन वी प्लस वी ओ अपॉन वी हो जाएगा फर्स्ट केस। अब मान लीजिए यदि श्रोता स्रोत को पार कर जाए और श्रोता द्वारा जो आभासी जो आवृत्ति होगी, आभासी आवृत्ति यानी कि यहाँ से पार करने के बाद, ठीक है, क्या निकलेगी हमारी एन डैश वी माइनस वी हो, यानी कि तरंग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्या करना पड़ेगा, बाद की आवृत्ति माइनस पहले की आवृत्ति, यानी कि पहले की आवृत्ति माइनस बाद की आवृत्ति, सॉरी एन डैश माइनस एन डबल डैश, इसको यदि निकालेंगे तो डेल्टा एन बराबर क्या आएगा हमारा, एन बाहर आ जाएगा और टू वी ओ अपॉन वी, टू वी ओ अपॉन वी, ठीक है। अब इसी तरह अगर दूसरे की बात करें तो ये दूसरा एक और केस आता है हमारा, ठीक है ना, दूसरा एक और की बात करें तो हमारा दूसरा होता है, हमारा दूसरा क्या था, हाँ सॉरी थोड़ा टाइम के लिए माफ़ी चाहूँगा। ये हमारा ऑब्जर्वर है एन डैश की, ये हमारा एस यानी कि स्रोत, ध्वनि स्रोत एन से जा रहा है, वी एस वेग से जा रहा है, यहाँ से क्रॉस करने के बाद हमारा इसके जो आवृत्ति बनेगी एन डबल डैश, सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे ये इधर से इधर जा रहा है, तो क्या बनेगा एन डैश बराबर एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक है, पहला केस। फिर अगला क्या होगा, यहाँ से दूर जा रहा है तो क्या होगा एन डबल डैश बराबर एन इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस, दूरी में वृद्धि, दूरी में कमी, दूरी में वृद्धि, दूरी में कमी, दूरी में वृद्धि, ठीक है। आगे बात करें तो आभासी आवृत्ति में परिवर्तन यानी कि डेल्टा एन यानी एन डैश माइनस एन डबल डैश, एन डैश एन डबल डैश, डेल्टा एन इज इक्वल टू, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में जाके आएगा टू वी एस अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, चूँकि वी एस जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वी से बहुत ज़्यादा छोटा था वी एस हमारा, तो इसलिए हम उसको नगड़ मान के छोड़ देंगे, तो एन टू वी एस अपॉन वी इसका आ जाएगा हमारा जब श्रोता स्थिर हो और ये इसको पार करके जा रहा हो। अब अगर बात करें इसके एप्लीकेशंस के बारे में, डॉपलर प्रभाव, तो इससे हम विमान का वेग ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए आप कोई पनडुब्बी का वेग भी ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए रडार का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जैसे फाइटर मूवी होगी, और जैसे मान लीजिए कोई भी होती है जैसे जिसमें एरोप्लेन हो मूवी में, मान लीजिए कोई भी सामने से प्लेन आ रहा है, उसकी जो आपकी रेंज होती है यानी कि जो आपकी दूरी होगी और उसकी जो तरंग होगी, उसके बारे में किससे पता चलता है, डॉपलर प्रभाव से पता चलता है, क्योंकि जो रडार का उपयोग किया जाता है वो इसके लिए किया जाता है, ठीक है ना, विमान के वेग ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। अब स्टेशन के पास द्वारा उत्सर्जित जो चुंबकीय तरंग भी होगी जब किसी विमान की सतह पर टकराएंगी तो विमान से परावर्तित होकर जब पुनः रडार स्थान स्टेशन पर पहुंचेगी तो जो तरंग में अंतर आ जाता है, ठीक है ना, तब जो रडार में मतलब विमान की जो रडार की ओर गति करता है ना, अब इससे डायरेक्ट हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, v बराबर प्लस माइनस सी डेल्टा लेम्डा और लेम्डा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है जब विर्धापक सूत्र, इसको बोलते हैं विर्धापक, डॉपलर विर्धापक सूत्र, ठीक है ना, ये डॉपलर प्रभाव का अनुप्रयोग है जब हम क्या है वायु की बात करें। अब हम पानी की बात करेंगे तो क्या होगा, पनडुब्बी का वेग जैसे ज्ञात करें तो वीओ पनडुब्बी वाला, पानी में, वायु में। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, ऐसा वीडियो शायद तक ही आपको यूट्यूब में मिलेगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा प्लस माइनस वी और डेल्टा लेम्डा अपॉन टू लेम्डा, ठीक है। ये हमारा पानी में ध्वनि तरंग का क्या होगा, वेग हो गया, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो आगे बात करेंगे तो बाकी हमारा यहीं तक था आपका, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया। धन्यवाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़।